नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रियान सर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुजी टॉप 10 के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। क्लास 10 का ये चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस बात को ध्यान देनी चाहिए कि जब प्रकाश माइंड में कॉन्सेप्ट ये आता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कितने समय में आती है और चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर कितने समय में आती है। पृथ्वी के बीच जो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड में, ये तय दूरी होती है और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वह 3,84,400 किलोमीटर होती है। प्रकाश अर्थात लाइट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसे प्रकाश कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुओं के रूप में और दूसरा अप्रदीप्त वस्तुओं के रूप में होती हैं। स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, जलते हुए मोमबत्ती, दीपक, बल्ब। अर्थात हम कह सकते हैं प्रदीप्त वस्तुएं जो खुद खुद प्रकाश करे, जो वस्तु जो खुद को प्रकाश करे वही प्रदीप्त होती हैं। जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चंद्रमा, कुर्सी, मेज, लकड़ी यह प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, उस कंडीशन में यह अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। प्रकाश के गुण के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रकाश के जो गुण हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक हम बताए हैं कि प्रकाश की चाल की खोज सर्वप्रथम अगर किसी वैज्ञानिक ने किया था तो उस वैज्ञानिक का नाम था ओले रोमर ने किया था। ओले रोमर हो या ओले रीमर के नाम से भी जाना जाता है इनको। प्रकाश सरल रेखा में गति करती है, लेकिन इस सरल रेखा के गति करने के कंडीशन में ये दो वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया कि जो प्रकाश की जो चाल होती है वो हाइगेंस के अनुसार ये बताते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है, जबकि न्यूटन न्यूटन ये बताते हैं कि प्रकाश जो है एक कण के रूप में आगे बढ़ता है। प्रकाश प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन की घटना हो आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से गुजरती है। अपारदर्शित का मतलब है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाती है। जो होता है हमेशा चमकीले पदार्थ से ही रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा वही पॉइंट है, चमकदार सतहों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश जो होते हैं 7 रंगों का होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है, जिसे VIB GOIOR के नाम से जाना जाता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के आधार पर कार्य करता है और तरंग दैर्ध्य के अकॉर्डिंग ही इसे एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि जामुनी अर्थात इंडिगो का 4300 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम होता है और नीले का 4600 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम होता है और हरा का 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम होता है। पीले का 5700 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम होता है। नारंगी का 6000 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम होता है। लाल रंग का 6400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य अगर होता है तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, जबकि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है और सबसे ज्यादा आवृत्ति ऊर्जा जो होती है वो बैगनी रंग की होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, जिसका तरंग दैर्ध्य
अधिक होगा उसका रंग उतना ही गाढ़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य 6400 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, अर्थात लाल रंग को खतरों का रंग भी कहा जाता है। और लाल रंग इंडिकेटर हो, गाड़ी हो, यहीं से हम समझ सकते हैं कि उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज रेड क्यों दिखाई देता है, क्योंकि डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज के उस समय तरंग दैर्ध्य जो होती है सबसे ज्यादा लाल रंग की होती है। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? चूंकि हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है और इस समय समय के अकॉर्डिंग दूरी बट्टा चाल होगा, हमको निकालना है समय ही। तो इसमें सबसे पहले चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। तो इसमें हम जानेंगे कि 3,84,400 किलोमीटर और इंटू इसमें 1,000 से गुणा करेंगे, किलोमीटर को चेंज करेंगे और बट्टे 3 लिखकर इसके पीछे 8 शून्य लगा देंगे, जिसमें जब शून्य से डिवाइड करके जब काटेंगे तो 3844/300 होगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो 1.28133 होता है। और इसी के तहत हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी का समय लगता है 1 मिनट लगभग 1 मिनट 3 सेकंड लगता है। इसी फार्मूले पर हम देखेंगे कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को निकालेंगे, जिसमें 14,96,00,000 और इंटू 100 कर देंगे, 1,000 कर देंगे और बट्टे 3 लिखकर 80 लिख देंगे। जो शून्य कटने के बाद 1496/3 प्राप्त हो रहा है और भाग देने पर 498.66 प्राप्त हो रहा है और इसमें 60 से डिवाइड करने पर 8 मिनट 3 सेकंड लगभग में 3.1। कभी कभी ये निकाला भी जाता है कि 8.16 भी निकालते हैं लोग, लेकिन करेक्ट आंसर 8.31 मिनट लगता है। ये क्लियर है कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा वह उतना ही गाढ़ा होगा। क्या होगा? गाढ़ा ही होगा, जैसे कि लाल रंग। और सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग की होती है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन हो, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज भी कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस भी कहा जाता है या द्विउत्तल लेंस भी कहा जाता है। इसे आगे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे कि लेंस भी क्या होता है। और अभिसारी का मतलब अवतल लेंस, द्विअवतल लेंस, एक होता है समांतर। ठीक है, तो ये जो 3 किरणें पुंज हैं इनको समझा जाए कि ये कैसी होती हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को अगर समझना हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक हम लोग समतल दर्पण लेंगे और उस पे एक टार्च को फोकस करेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि प्रकाश जो है एक चिकनी अर्थात समतल दर्पण से टकराकर
ये अपनी मार्ग की ओर निकल जाती है, जिसमें देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रकार का कोण बन रहा है जिसे आपतन कोण कहते हैं। अर्थात आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बनेगा। और इसी के अकॉर्डिंग, आपतन कोण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इधर आपतित किरण बनेगा और इधर परावर्तित किरण बनेगा। ये अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये निकल रहा है प्रकाश की चाल, तो इसके जो नियम हैं दो तरीके से हो सकते हैं। परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वे आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों ही एक ही तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R की समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अर्थात समतल दर्पण एक साधारण शीशे की बात हो रही है, एक साधारण शीशे की बात हो रही है। समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। अर्थात व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। जैसे कि व्यक्ति की ऊंचाई बट्टे 2, समतल दर्पण अगर देखा जाए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई तो व्यक्ति की ऊंचाई बट्टा 2 होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये बार बार पूछी जाती है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। एक व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेमी है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितना ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो उसका फार्मूला होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। अर्थात 170 का आधा करें तो 85 सेमी की दर्पण अर्थात 85 सेमी दर्पण की आवश्यकता होगी। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रकाश होगा वो एक माध्यम से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर शीशे पर अगर हम कोई भी प्रकाश, अगर मान लीजिए एक शीशा है तो उस शीशे, सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है प्रकाश का परावर्तन, कि हम लोग समतल दर्पण से वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा था। इसका डिफिनीशन बहुत ही आसान है। अगर सिंपल भाषा में बोले कि अवतल दर्पण दबे हुए भाग होते हैं जबकि उत्तल उभरे हुए भाग होते हैं। लेकिन अगर इसका डिफिनीशन सही से दिया जाए तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो या अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे उ माने उभरा अर्थात उत्तल लेंस और दबे हुए भाग को अवतल भी कहा जाता है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गोलीय दर्पण को समझा जाएगा तभी पता चलेगा कि क्या है दर्पण का जो सिंबल। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? पोल ऑफ मिरर। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं।
इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस के बीच की दूरी को दर्पण के फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या r/2 अर्थात f बराबर r/2। फोकस तल देखा जाए किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। और दर्पण का द्वारक जो होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण द्वारक कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में एक कॉमन चीज देखने को मिलता है कि वक्रता केंद्र जो होता है वो अवतल दर्पण में सामने की ओर होता है, जबकि ये उत्तल दर्पण के पीछे बनता है। वक्रता केंद्र फोकस है यहाँ। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टे हो। जो सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टे हों उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा हो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि इसे काल्पनिक भी कहते हैं। आभासी को के बीच अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस के वक्रता केंद्र के बीच होगी और प्रतिबिंब का जो आकार होगा छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा और फिगर कुछ ऐसे बनेंगे चित्र। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर अगर वस्तु की स्थिति जाननी हो तो वक्रता केंद्र पर ही होगी। वक्रता केंद्र पर अगर हमको देखना हो, वक्रता केंद्र कहाँ है? यहाँ है। ठीक है। तो वक्रता केंद्र को जानना हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पे ही होगी। वस्तु के समान आकार होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगी प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। फिगर कुछ यानी ऐसे बनेगा। फोकस पर देखा जाए तो स्थिति जो प्रतिबिंब की होगी वो अनंत पर होगी। वस्तु के सापेक्ष कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा ये, वास्तविक तथा उल्टा होगा और फिगर ऐसे बनेंगे। ठीक है। दर्पण ध्रुव तथा फोकस के बीच देखा जाए तो दर्पण के पीछे तथा वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। सबसे कॉमन वाली चीज 6वें नंबर पर है कि फोकस देखा जाए, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच अगर प्रतिबिंब की स्थिति देखी जाए तो दर्पण के पीछे बनेगा और आकार बहुत बड़ा होगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे को सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा दाढ़ी बनाने के लिए। तीसरा डॉक्टर मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए तथा नाक कान गले की जांच करने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण यानी टॉर्च, सर्च लाइट होती है। सर्च लाइट जो रात के अंधेरे में बॉर्डर पर लगाया जाता है। ठीक है। मोटर तथा कार के पीछे इंडिकेटर जो भी लगते हैं
उस सब के सब अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अर्थात सबसे इम्पोर्टेंट अगर ये देखा जाए कि ट्रेन के पीछे जो दर्पण लगा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जो रेड का सिग्नल दिखता है। दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है और सौर भट्टियों में सूरज के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण के बाद एक और दर्पण बचा है जिसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें दो ही रूप बन पाता है, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति, निर्माण। तो देखा जाए वस्तु जब अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा, प्रकृति आभासी तथा सीधा बनेगी और चित्र ऐसे होंगे। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की बात करें तो देखा जाए तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, वो भी दर्पण के पीछे, और वस्तु से छोटा होगा, आभासी तथा सीधा होगी। उत्तल दर्पण का अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर मोटर कार के बगल में लगा दर्पण उत्तल दर्पण का होता है, और सड़क तथा बाजारों के किनारे पर लगे प्रकाश लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये कुहरे में, अगर ये सभी जो बल्ब लग रहते हैं तो कुहरे में ये अपने प्रकाश को भेदने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। दर्पण सूत्र तथा आवर्धन, कहने का मतलब ये अवतल दर्पण का फार्मूला, उत्तल दर्पण का फार्मूला और रेखीय आवर्धन क्षमता या आवर्धन के फार्मूले होते हैं, जो कि इनको देखना बहुत जरूरी है। इनका निगमन भी होता है, जबकि हम लोग को क्लास 10 में ये नहीं देखना है कि क्या है। तो अवतल दर्पण के लिए निगमन जो निकल कर आता है वह अवतल दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अवतल दर्पण के लिए जो सिंबल होंगे, F को फोकस दूरी कही जाएगी और U को वस्तु की दूरी और V को प्रतिबिंब की दूरी कही जाएगी। उत्तल दर्पण के लिए निगमन सूत्र जो है, फिगर कुछ ऐसे होंगे जिसमें फार्मूले होंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन इनके जो सिंबल के आधार पर चिन्ह अलग होंगे। फोकस दूरी F का प्लस होगा, जबकि वस्तु की दूरी U बराबर माइनस में होगी और प्रतिबिंब की दूरी V प्लस में होगा। रेखीय आवर्धन क्षमता या आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? जब प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे IMP, ये IMP है। तो अगर देखा जाए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर तिरछी आपतित होने पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कह सकते हैं हमारे अपने आंखों का भ्रम होता है। एक तरह से ये आंखों का भ्रम होता है, जिसमें जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन में हम देखें कि यहाँ एक दर्पण है, प्रकाश के किरण को जब हम कांच में प्रवेश कराते हैं तो इसका फिगर हो या जो दिशा हो वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जाना तो चाहिए था सीधा, पर ऐसा नहीं होता है, वो टेढ़ा दिख रहा है, इधर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। उसी तरह अगर देखा जाए, हाँ अभी ये पता होना चाहिए कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, बताते हैं। पहले ये देखें कि अगर हम आपतित किरण सीधी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। अब कांच से
हम विरल माध्यम यानी वायु की तरफ देखें तभी भी विचलित हो रहा है। अपवर्तन या स्नेल का नियम यह कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण ज्या आर का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात नियतांक n बराबर साइन आई बट्टा साइन आर होता है। और इस कांच का, और देखा जाए एक y की तरफ एक कांच की तरफ, तो उसको एक को सघन कहा जा रहा है, एक को विरल कहा जा रहा है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। सघन तथा विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल कहते हैं, जबकि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। अर्थात अधिक आपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को सघन तथा कम आपेक्षिक घनत्व वाले माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। मछुआरे जो होते हैं पानी में मछली को शिकार कैसे करते हैं, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि मछली जो पानी में दिखती है, क्या वो मछली जहाँ हम देखते हैं वहाँ होती है? ऐसा नहीं। पानी में जहाँ अगर मछली दिख रही है, अगर हमको उसको शिकार करना हो तो वहाँ दिखेगी नहीं। और ये जो सटीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन के नियम के अनुसार होता है। मछली को मछुआरे के द्वारा अगर शिकार करना हो तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अपवर्तन का नियम क्या कहता है। अर्थात अपवर्तन का नियम में हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मछली पानी में दिख रही है, अगर हमको निशाना लगाना हो एकदम एग्जैक्ट इस पे, तो ये मछली क्या शिकार हो सकती है? नहीं हो सकती है। इस मछली को अगर शिकार करना हो तो ठीक इसके आगे त्रिकमान को चलाना होगा, तब जाकर ये मछली शिकार होगी। क्योंकि पानी में जो मछली दिख रही है वो एक अपवर्तन के अकॉर्डिंग जो है मछली मछली जो है अपवर्तन के अकॉर्डिंग जहाँ दिख रही वहाँ है नहीं। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं अपवर्तन का नियम ही है। जो दिखता है वो हो नहीं रहा है, जो कि आंखों का भ्रम ही है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि इसमें कई एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एग्जाम्पल तो कई हो सकते हैं। पहला इसमें है, कांच के गिलास में जब पेंसिल को पानी में डालते हैं तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। एकदम सही है, ठीक है, जो कि टेढ़ा दिखता है, पर ऐसा होता नहीं है। तारों का टिमटिमाना, पानी में मछली को देखना, जो अभी हम लोग समझे हैं, और सूर्योदय का पहले होना और सूर्यास्त का देर से होना, पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जैसे कि ये भी सत्य है कि वो दिखाई देता है, अपने सतह से ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जबकि अगर अगर कोई पानी में तैरा होगा तो उसे पता होगा ना कि पानी में जब आंख को खोलते हैं तैरिका वाले, तो उसमें मोतियों जैसा कुछ अनुभव होता है कि मोती उसमें दिखाई देते हैं। बहुत छोटे छोटे से कण मोतियों के आकार के दिखते हैं, पर उसे निकालने के बाद पता चलता है कि वो सबसे छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं। ठीक है, तो अपवर्तन के समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये 5 से समझा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक क्या है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मुड़ने की माप को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात n बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसकी प्रकाश चाल उतनी ही कम होगी। ये बात सत्य है। आगे हम लोग अभी देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो देखा जाए कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक अर्थात n बराबर साइन आई बटा साइन आर को y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जानना हो तो क्या करेंगे, इसमें y के सापेक्ष जल अर्थात W नहीं एयर होता है ना, इसे A कहेंगे,
और जल को वाटर कहेंगे, एयर और वाटर। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अर्थात ANW बराबर वायु में प्रकाश की चाल c बट्टा जल में प्रकाश की चाल v। निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड है। और देखा जाए तो इसमें अभी बोला ये गया है कि जिस माध्यम की अपवर्तनांक जितना अधिक होगी उसकी प्रकाश चाल उतनी ही कम होगी। तो माध्यम में देख रहे हैं कि अपवर्तनांक जितना अधिक हो रहा है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो अगर देखा जाए तो निर्वात में 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड और वायु बराबर कितना है 1.003 है। ठीक है, इसे छोड़कर देखा जाए तो वायु का इतना है, बर्फ का 1.31, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, कांच का 1.52, नमक का 1.54 और हीरा का 2.42। सबसे कम यानी सबसे कम चाल अगर देखा जाएगा तो हीरे में पाई जाएगी प्रकाश की चाल के अकॉर्डिंग। प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम एक कांच को लेते हैं और उसमें फोकस डालते हैं तो रिफ्लेक्ट कुछ ऐसा होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रहा है माध्यम से, तो इन्हें समझा जा सकता है वो भी कांच के लैब में। एक हम प्रकाश डाल रहे हैं तो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट ऐसे हो रहा है कि इधर रिफ्लेक्ट उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अपवर्तन के कारण यह विलंब की तरफ झुक जाती है जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में देखा जाए कि हीरे का चमकना इसी का कारण है, रेत का चमकना, बर्फ का चमकना और इंडोस्कोपी को अर्थात ये इंडोस्कोपी शरीर के आंतरिक भागों को चेकिंग के लिए किया जाता है इसका, और ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, पानी का चमकना, ये सभी के सभी प्रकाश का पूरे आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्रांति कोण कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्रांति कोण क्या होता है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में आपतन कोण 90 अंश का होता हो उसे क्रांति कोण कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं अर्थात n बराबर 1/sin c। प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? किसी पारदर्शी माध्यम के गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने रंगों में विभक्त होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण प्राथमिक रंग जो होता है RGB होता है। अब प्रकाश का विक्षेपण को अगर समझना हो तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म लेंगे और प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को जब टकराएंगे तो वहां सभी के सभी रंग विभक्त हो जाते हैं और इन रंगों अर्थात श्वेत प्रकाश के रंग जो होते हैं 7 तरह के होते हैं, VIB GYOR के रूप में होता है। रंगों को पहचाना जा सकता है, रंगों को पहचानने के सबसे बेस्ट तरीके देखा जा सकता है। विवर्तन, अच्छा ये बात बताइए, विवर्तन जो होता है ये सब कोई जानता है कि प्रकाश जो होता है प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि विवर्तन के कारण जो होता है जहां अगर प्रकाश की किरणें नहीं जाती हैं तो रिफ्लेक्शन के प्रक्रिया में कमरे में उजाला होता है, तो उन उजाले की प्रक्रिया को ही हम विवर्तन भी कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? रंगों का फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य के उगते हुए और डूबते हुए लाल दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना,
ये सभी के सभी प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। नोट्स में ये दिया गया है कि सबसे ज्यादा अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, इंद्रधनुष सूर्य के हमेशा विपरीत दिखाई देता है। कभी कभी ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज, अर्थात उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल क्यों दिखता है? सूर्य जो होता है उसकी जो रोशनी होती है, अर्थात उनकी सूर्य को बोला जा सकता है कि सूर्य में हम ये कह सकते हैं कि वे सूर्य श्वेत प्रकाश होती हैं जिनमें 7 रंग होता है। सबको पता है कि सबसे ज्यादा अगर प्रकीर्णन किसी का है तो बैंगनी का है, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसी का है तो लाल रंग का है। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की जो रोशनी होती है पृथ्वी पर आने का मतलब ये होता है, पृथ्वी पर आने का मतलब ये होता है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आने का मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा पहले भी आएगा और सबसे लेट जो होगी वो रेड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि तरंगदैर्ध्य लाल रंग का अधिक और प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका हो रहा है? बैंगनी का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य की जो रोशनी आती है वो कुछ अपने माध्यमों से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये चारों तरफ तरंगदैर्ध्य उसी के दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसके कारण सूर्य लाल दिखता है। उसी के प्रक्रिया में जब डूबता है तो सेम प्रोसेस यही होता है। दर्पण का मतलब ये कि उस पे हम प्रकाश डालेंगे या टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जबकि लेंस में ऐसा नहीं होता है। लेंस में ये होता है कि प्रकाश की रोशनी जो होती है पारदर्शी होती है, वो आर पार हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दर्पण में रोशनी रिफ्लेक्ट होगी पर लेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि प्रकाश जाएगा तो ये या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। जो लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे हों उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, द्विअपसारी या अवतल लेंस भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस, जो लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उस लेंस को अभिसारी लेंस या उत्तल द्विउत्तल लेंस भी कहा जाता है। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि देखा जाए कि यहाँ पर उत्तल लेंस में बीच में मोटे हो रहे हैं और किनारे पतले हो रहे हैं। ठीक है, और एक भाग भी इसको समझा जा सकता है, अवतल लेंस में बीच में पतला होगा और किनारे मोटा होगा। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा बने वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षिक आकार कैसे होंगे, कुछ इन फिगरों के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है। जबकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अवतल दर्पण से ही फिगर बनाने को पूछेगा और कहीं नहीं। ये दिया है बस समझने के लिए, तो आप समझ सकते हैं। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के इसमें वस्तु की स्थिति कैसी हो रही है, जब अनंत पर होगा तो उस कंडीशन में वस्तु की स्थिति फोकस F1 पर होगी, बिंदुकार होगा और आभासी तथा सीधा होगा। तो इसमें अनंत दूरी से अगर देखा जाए तो इस अवतल लेंस की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है अवतल लेंस की, बीच में पतला और किनारे मोटा हो रहा है तो ये लेंस ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अनंत तथा लेंस केंद्र के बीच देखा जाए तो फोकस F1 और केंद्र C के बीच बनेगा। वस्तु इससे छोटा होगा, आभासी और सीधा होगी, और फिगर कुछ ऐसे बनेंगे। हाँ, ये भी पूछा जाता है कि अवतल लेंस का उपयोग
ये अवतल लेंस यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। गैलीलियो के दूरदर्शी में उपयोग करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोकस कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर आदि में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। घड़ी साज जो घड़ी बनाते हैं, ठीक है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर आंख कान की जांच के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस से जो सूत्र है ये सभी के सभी न्यूमेरिकल आगे लगाया जाएगा जो कि समझा जा सकता है इसे, ठीक है। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देख लिया जाए, ये आपका उत्तल लेंस है जबकि यह अवतल लेंस का चिन्ह है। उत्तल लेंस को कह सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अवतल लेंस को कह सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो चिन्ह केवल चेंज हुए हैं। अवतल में सभी माइनस होते हैं, उत्तल में केवल देखा जाए तो u कभी नहीं बदलता, उसका हमेशा चिन्ह माइनस में होता है, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई I तथा उस वस्तु की लंबाई O के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये सेम टू सेम दर्पण का ही है। दर्पण और लेंस मैच होता है दोनों एक ही, लेकिन अलग है। द्वारा वस्तु की स्थिति के प्रतिबिंब को देखें तो अभिसारी में देख रहे हैं कि ये लेंस है, ये भी उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उसमें हम देखें इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा दर्पण है जो कि अवतल का 6 पॉइंट उसका भी है, इसका भी 6 पॉइंट है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और इसमें वस्तु की स्थिति जानने के लिए और प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए अपेक्षिक आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति और आरेख जो बनाया गया है वो देखा जा सकता है यहाँ पर, जो इस प्रकार है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता को P बराबर 1/f के अकॉर्डिंग दर्शाया जा सकता है, जबकि लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक अभिसारित या प्रसारित करता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। किसी लेंस सूर्य के हमेशा विपरीत दिखाई देती है। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। बादलों का रंग सफेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। एक चम्मच को टेढ़ा दिखता है, इसका कारण अपवर्तन का उदाहरण है। एक लेंस की शक्ति फोकस दूरी के बीच व्युत्क्रमानुपाती भी होती है। तारों में रंगों के परिवर्तन ताप के कारण होता है। जल की बूंद से प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। पानी में हवा के बुलबुले अवतल लेंस जैसा कार्य करेगा। वो तो कांच के अगर ग्लास ले उसमें पानी रखें तभी भी जो प्रतिबिंब हाथ की रेखाएं दिखाई देती हैं वो अवतल का ही कार्य करता है। उसी तरह पानी में हवा के बुलबुले भी अवतल लेंस का ही कार्य करेंगे। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु काली दिखाई देती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है और फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। प्राथमिक रंग RGB अर्थात लाल हरा नीला होता है। प्राथमिक रंगों से अर्थात RGB के अकॉर्डिंग 768 कलर बनाए जा सकते हैं।
पेरिस्कोप में समतल दर्पण या साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है, जो पानी में एक नाव होती है, उसी के जरिए देखा जाता है शीशे के। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम 1676 ईस्वी में ओले रीमन ने किया था, ये तो बताया गया था। 1676 ईस्वी में ओले रीमन ने किया था। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में आती है, जबकि हम लोग निकाले हैं 8 मिनट लगभग 31 सेकंड लग जा रहा है, जबकि पृथ्वी पर चांद की रोशनी जो होती है 1 मिनट 3 सेकंड में आती है, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर होती है। यह मेरा पहला वीडियो है पढ़ाते समय, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड click on the bell icon so you cannot miss any videos, and if you have any suggestion for me, please drop me a message in the comment box.